नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलराउंडर बीएसएस और मैं हूं बीएस सोलंकी। आपका जो लास्ट ईयर के कुछ 9th क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर्स हैं, उनमें से एक पेपर को मैं आज सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। मैं मैथ्स के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के कुछ क्वेश्चन। तो देखिएगा, मैथ के कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। इस पेपर की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर ले सकते हैं। ये 2017 का पेपर है। देखिएगा, एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है 31वां क्वेश्चन, जो क्या दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 243 का स्क्वायर एंड 5। अब ये इसका मतलब है कि ये अंडर रूट में 5 है, यानी कि 5, यानी कि देखिए, आप खुद जानते हो, जब हम x का स्क्वायर करते हैं मतलब कि x को x से मल्टीप्लाई किया है, और इसी का अगर हम रूट निकालें मतलब क्या होता है कि इस x का रूट निकालना मतलब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम, तो उसके ऊपर 2 लग जाता है। इसी प्रकार से जब हम x के ऊपर 3 लगाते हैं, इसको x क्यूब कहा जाता है, मतलब कि x को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कि x और यहां पर 3 आ जाएगा। यह है क्यूब रूट, यह स्क्वायर रूट। x के ऊपर 4 है, मतलब x को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कि अगर इसका रूट निकाले तो इस प्रकार से निकल जाता है। अगर x की पावर 5 है तो मतलब क्या है, x को अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, और या फिर अगर हम इसी का रूट निकालें तो x को ऐसे लिखकर 5 टाइम कर लो। इनको सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आ जाता है। अब देखिए, यहां पर हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कई सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, क्या करना है मैं दिखाता हूं कि सबसे पहले ये जो 243 है, ये 243 है, इसके फैक्टर्स निकाल दो। फैक्टर्स कैसे निकालोगे, रख दिया यहां पर। अब इसमें देखिए 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग क्या है 81 टाइम, फिर 3 का भाग जा रहा है 27 टाइम, फिर 3 का भाग जा रहा है 9 टाइम, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 बार, और 3 का भाग 1 बार। कुल मिलाकर ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो अब देखिए, हम यहां पर 243 की जगह 3 × 3 × 3 ये 5 टाइम लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम कुछ लिखते हैं इस प्रकार से। अब देखिएगा, हम यहां पर ये जो अंडर रूट में लिखा है बाहर की बाहर 5, ये 243 की जगह पर हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसका फिर स्क्वायर है। ओके, याद रखना, कई बार लिखा आता है 5√243। अगर ऐसा कोई संख्या हो, मतलब ये जो यहां पर ये रूट वाला जो साइन है, ये चिन्ह जो है, ये इस 5 से पहले अगर पूरा हो जाए, मतलब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 × अंडर रूट में x होता है। अगर ये 5 इसके ऊपर है, ये जो साइन आ रहा है, ये जो लाइन आ रही है, इसके ऊपर अगर 5 है, मतलब कि ये रूट निकाला जा रहा है, 5 टाइम इसका रूट निकाला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर कैसे होगा ये देखिएगा, ये 3 3 3 3 3, इसको हम लिख सकते हैं 3⁵। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम x को 5 बार लिखकर x की पावर 5 लिख सकते हैं, तो 3 को 5 बार लिखकर 3 की पावर 5 क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, तो याद रखना। और ये जो अंडर रूट में ये जो 5 लिखा हुआ है, देखिए रूट में जो 5 है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर x की पावर, जैसे ये रूट है 2 बार, तो इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर x की पावर 3 है, यहां पर अगर रूट में 3 आ रहा है, यानी कि अगर क्यूब रूट है, तो x की पावर 1/3 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर 5 है तो हम इसको x की पावर 1/5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर देखिए रूट में 5 है, तो 5 को हम पावर में 1/5 लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने। अब देखिए, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इसके ऊपर भी था 2, तो हमें पहले यहां पर लिखना है 2, उसके बाद हमें पावर लगानी है 1/5। अब देखिए,
जब कभी भी ऐसे कहीं पर भी पावर लगी हो, जैसे 2 फिर 3 फिर 5 ऐसे, तो ये सारी पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करती है। तो यहां पर भी ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेगी, ये से और ये से। तो कुल मिलाकर क्या आएगा, 3 टू द पावर 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3। टोटल मिलाकर हमारा आंसर आ गया 9। तो इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम ऑफ, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है 7/90, 14/15 और 7/10। इनका हमें एलसीएम निकालना है, लसअप निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। अब ये कैसे निकाला जाता है, देखिए अगर हमें सीधा सीधा अगर ऐसे मिल जाता तो हम सीधा सीधा उसका एलसीएम निकाल देते, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर ये फ्रैक्शन में है। किसमें है, ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन का मतलब ये भिन्न में है। अब इनका एलसीएम निकालना या फिर एचसीएफ निकालने का मैंने आपको नियम बताया था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था। तो अब देखिए जब कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला जाए, फ्रैक्शन का, तो जो ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला होता है इसको अंश कहा जाता है, जिसको और इसको हर कहा जाता है, इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये करना पड़ता है। यानी कि जो ऊपर वाले अंश हैं उस अंश का हमें लसअप निकालना है और उसके अंदर हमें हर का मसब निकाल के भाग दे देना है। अब मसब क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब यहां पर क्या करना है, 7, 14, 7, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए 7, 14 एंड 7, इनका एलसीएम क्या आएगा, ये आ गया 7 इंटू 2 यानी कि 14। एलसीएम हमारे पास आ गया 14 और हमें 90, 15 एंड 10 का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए 90 का हम जब फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है, यहां पर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, जैसे हम इसको 5 का अगर इसमें भाग दें तो इसमें 18 बार जाता है, फिर इसमें 3 का भाग देते हैं तो 6 बार जाता है, फिर 3 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, और फिर 2 का भाग 1 बार, ये आ गया। इसी प्रकार से अगर 15 का करें तो 15 का क्या आता है, 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, ये आ गया। इसी प्रकार से इसका करते हैं तो 10 का क्या आता है, 5, 2, 2, 1। अब देखिए 5 सब में कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इन सब का वो 5 होगा। तो हमने 5 का भाग दे दिया, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आ गया 14/5। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट आपकी आज की मैथ के क्वेश्चन पूरे कर देते हैं क्योंकि मैथ के 35 क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि हमें प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं, फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इसका हमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज, यानी कि औसत। अब इसके बारे में मैं बता चुका हूं, जब मैं आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसने कहा है ओड, ओड का मतलब होता है विषम। अब ये क्या होता है, विषम का मतलब जिसमें सम संख्याओं का भाग ना जाता हो या फिर जिस संख्या में 2 का भाग ना जाता हो।
तो जैसे कि हम 1 से शुरू करते हैं तो 1 में 2 का भाग नहीं जाता, 2 की बात करें तो 2 में जाता है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 19, ये हो गए कुल मिलाकर। अब इनके अंदर हमें किसका भाग दे देना है? 10 का, क्योंकि एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटीज बाई टोटल क्वांटिटी, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग मतलब इन सबको जोड़ दो और उसमें इसका भाग दे दो। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो। आप कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ दो और इसमें इसका भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूं। अब जैसे क्वेश्चन आया है, द रेशियो बिटवीन 7 months एंड 7 years इज, यानी कि हमें अब औसत निकालना है, सॉरी यहां पर हमें रेशियो निकालना है। रेशियो को कहा जाता है अनुपात। क्या कहा जाता है? अनुपात। अनुपात निकालना है किन किन के बीच में? 7 month एंड 7 year। अब याद रखना 7 month का मतलब 7 महीना, 7 year का मतलब 7 वर्ष। अब हमें इनके बीच में अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो में हमेशा आप खुद जानते हो कि रेशियो क्या होता है? एक संख्या ऊपर होती है x और एक होती है नीचे y, या फिर ये होती है x रेशियो y, इस प्रकार से होती है। इसमें एक नियम मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो समान होनी चाहिए, कभी भी सेम होने चाहिए, तो ही हम रेशियो निकाल सकते हैं। यहां पर एक जगह तो मंथ दिया हुआ है, एक जगह ईयर दिया हुआ है, मतलब ये अलग अलग है। अब या तो हमें इस मंथ को ईयर में चेंज कर दीजिए या फिर इस ईयर को मंथ में चेंज कर दीजिए। तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, यहां पर इस ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर ये 7 महीने है तो 7 बट्टा, अब ये 7 साल है और एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी हो गया मंथ और ये भी हो गया मंथ। अब 7 बट्टा 7 इंटू 12, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 1 बट्टा 12 यानी कि 1:12, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अच्छे से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। अब जैसे एक 35वां क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्या कहता है, ए रेशियो बी अगर हमें मिल चुका है और बी रेशियो सी भी मिल चुका है तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है हमें। तो ऐसी गलती भी बिल्कुल मत करना, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 6:1। अब ये पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज मत होना, यहां पर कुछ भी आपको नहीं करना है। यहां पर सिंपल सी ट्रिक यूज करनी है। क्या करनी है, जैसे कि ये ए रेशियो बी यहां पर दिया हुआ है और ये बी रेशियो सी यहां पर दिया हुआ है, तो इनको ऊपर नीचे लिख दीजिए, पहले ए रेशियो बी, फिर इससे के यहां पर बी रेशियो सी यहां पर। अब आपको यहां पर क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक यूज करनी है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि जैसे कि यहां पर 5:7 है तो 5:7, 6:1 तो 6:1। अब हमें चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ये चाहिए। तो ए को बी से करना मतलब कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 30, फिर आ गया बीच में रेशियो, फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि बी को बी से, 6 को 7 से कितना आ गया 42, फिर रेशियो, फिर 7 को 1 से यानी कि बी को सी से कितना आ गया 7। तो ये हमारा आंसर आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, 30:42:7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर जैसे एक 36वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 3/8 इंटू परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज में किसी को भी कन्वर्ट करना है तो सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/8 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट मतलब 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए सिंपली आपको कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूं, 3/8 इंटू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर इस 8 को आप काट सकते हो, कैसे, जैसे 4 इंटू 2 किया और यहां पर हमने 100 किया। अब देखिए यहां पर भी मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 4, मैं इसको 100 को
दो अलग अलग भागों में बांट सकता हूं। अब यहां से 4 से लेकर 4 कैंसिल हो गया। अब 25 दिया 75, 75/2 ये परसेंटेज है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 75 में 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 37.5%। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखिए एक 37वां क्वेश्चन और है जो क्या कह रहा है, रंजनी bought a साड़ी for 200 and sold it for 150, her loss percent is, यानी कि रंजनी नाम की एक लड़की ने एक साड़ी ली है। अब साड़ी ली है उसने 200 रुपए में और उसने उस साड़ी को 150 रुपए में बेच दी। अब पूछा यह जा रहा है कि लॉस परसेंट कितना है, हानि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहां पर हानि का परसेंट पूछा जा रहा है, लॉस परसेंट पूछा जा रहा है, लॉस हमें नहीं पूछा जा रहा। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्वेश्चन को सही से ना पढ़ के जल्दबाजी में आंसर गलत लेके आते हैं। अब मैं बताता हूं इसमें हम गलती क्या कर सकते हैं। देखिए साड़ी उसने ली है 200 रुपीज में। अब मैं आपको एक चैप्टर में बता चुका हूं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए सेलिंग प्राइस जिसको हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस जिसको हिंदी में विक्रय मूल्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। अब जैसे सेलिंग प्राइस है उसकी कितनी 200 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस सॉरी उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 150 रुपीज और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य वो है उसकी 200 रुपीज। मतलब कि उसने 200 रुपए में साड़ी लेकर 150 रुपए में बेच दी। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कितने में वापस बेची, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कितने में उसने ली थी, ठीक है, मतलब कि लागत कितनी थी उसकी। ओके, तो ये देखिए यहां पर अब पूछा जा रहा है कि इसको लॉस परसेंट कितना हुआ है। तो देखिए लॉस परसेंट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉस परसेंट का क्या बताया था कि जितना लॉस हुआ है उस लॉस में सीपी का भाग देके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें लॉस परसेंट मिल जाएगा। ये लॉस में हमें परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। एक तो ये था जिसको हिंदी में हम लिख सकते हैं हानि प्रतिशत, जो है हानि प्रतिशत उसको हम लिख सकते हैं कि जितनी हानि हुई है उसके अंदर क्रय मूल्य का भाग देकर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं। बच्चे क्या सोचते हैं कि सिर्फ हमें लॉस निकालना है, लॉस परसेंट नहीं निकालना है। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, उसमें से एसपी को घटा दो तो हमें लॉस मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर सीपी 200 रुपीज है, अब 200 में से इसको हमने एसपी को माइनस किया तो 50 रुपए का उसको लॉस हुआ और बच्चे इसको टिक करके आ जाते हैं कि चलो हमारा 50 आंसर आ गया। लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है क्योंकि हमसे लॉस परसेंट पूछा गया है, इसीलिए हमें क्या करना है, इस लॉस के अंदर सीपी का भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि 50 के अंदर हमें 200 का भाग देना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 50 में 2 का भाग दिया 25%, यानी कि उसको 25% का लॉस हुआ है। कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 25% का। तो लॉस का फॉर्मूला याद रखना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लेकिन लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। इस चीज के बारे में कभी गलती मत कर देना आप। चलिए अब एक जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 7500 ड्यूबल एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि किसी व्यक्ति के पास एक प्रिंसिपल है, एक मूल धन है, एक राशि है 7500 रुपए, 7500 रुपीज। अब वो चाहता है कि अगर मुझे 8% हर साल ब्याज मिले। कौन सा ब्याज है ये, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 7500 ड्यूबल एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कितने सालों बाद 7500 रुपए दोगुना हो जाएंगे 8% साधारण ब्याज की रेट से। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मूलधन। जो मूलधन है हमारे पास वो 7500 रुपए है।
अब हमारे पास रेट है, रेट का मतलब क्या होता है, दर होती है, वो है हमारे पास 8% पर ईयर। क्या है, पर ईयर। अब क्वेश्चन में तो ये मेंशन है नहीं कि ये पर ईयर है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, आप ये सोचिए, पूछा ये गया है कि कितने सालों में, कितने ईयर्स में, क्या पूछा गया है, हाउ मच, मतलब हाउ मेनी ईयर्स। तो हाउ मेनी ईयर्स पूछा गया, मतलब कि ये रेट भी ईयर में होगी। ठीक है, तो ये 8% पर ईयर है, और हमसे पूछा गया है कि कितना वक्त लेगी, हाउ मेनी ईयर्स, तो यहां पर हमें मालूम नहीं है। अब तीन चीजें हम यहां पर हमें मिल चुकी है, फिर भी हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो चीजें मिली है, तीसरी चीज तो पूछी गई है। इसीलिए इस क्वेश्चन में एक चीज और ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, जो हम सोचना है, जो हमें सोचना है। क्या सोचना है, वो है टोटल अमाउंट। क्या है, टोटल अमाउंट, जिसे मिश्र धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्र धन। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, मैं आपको बता चुका हूं। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी कि मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें, मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें, तो हमें, मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाता है, मिश्र धन मिल जाता है। अब देखिए, प्रिंसिपल हमें मिल चुका है, इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, तो दोनों को मिलाकर हमें मिश्र धन मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कितने सालों में ये दोगुना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई होने का मतलब जो प्रिंसिपल है ये दोगुना कितने सालों में हो जाएगा, मतलब कि दोगुना। अब जब ये दोगुना होगा, 2 मल्टीप्लाइड होगा, तो वो क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा। तो हमारे पास टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 7000 यानी कि 15,000। अब ये क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना है कि भाई क्वेश्चन में कुछ तो चीज दी हुई है, और वो क्या थी, दोगुना, मतलब कि प्रिंसिपल का 2 टाइम, ये हो गया 15,000। ठीक है, अब हमें 3 चीजें दी हुई है और चौथी चीज हमें निकालनी है, तो कोई सिंपल वाली बात नहीं है, सीधी की सीधी वैल्यू पुट करो। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताइए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है PTR बाई 100, प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट बटा 100, मूलधन गुणा समय गुणा रेट बटा 100, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR बाई 100, मतलब कि प्रिंसिपल हमारे पास 7,500 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाई T हमसे पूछा गया है, तो हम यहां पर T को T लिख देते हैं। रेट हमारे पास 8% दी हुई है, बट्टा हमें करना है 100। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो देखिए, अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट, मैंने आपको बताया था टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ना, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ना। अब टोटल अमाउंट है 15,000, प्रिंसिपल है हमारे पास 7,500 और इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है, तो इसको माइनस कर दो, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 7,500। तो ये हो गया इंटरेस्ट। तो यहां पर हम इसके सामने लिख सकते हैं 7,500। क्या लिख सकते हैं इसके सामने, 7,500। अब देखिए, ये 7,500 से 7,500 कैंसल, ये 100 आ जाएगा इस साइड। यहां पर क्या बचा था, अभी 1 बचा था, क्योंकि जब सब कुछ कट जाता है तो पीछे 1 बचता है, ये याद रखना। तो इस 1 के साथ इस 100 ने मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर में क्या रहा, T इंटू 8। हमें T की वैल्यू चाहिए, इसलिए 8 को इस साइड लेके आते हैं। तो T इज इक्वल टू क्या आता है, 100/8। इसको अगर हम काटते हैं तो 50/4, मतलब कि ओवरऑल काटते हैं तो 25/2, यानी कि अगर हम कुल मिलाकर काटे तो 12.5 साल, कितने साल, 12.5 ईयर। 12.5 ईयर में ये जो 7,500 रुपीज है, ये 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से दोगुना हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अगर एक क्वेश्चन अभी तक ना समझ आया हो तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। चलिए,
नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं और कि इफ 3 men और 4 women कैन रीप ए फील्ड इन 43 डेज। याद रखना क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ 3 men और 4 women कैन रीप ए फील्ड इन 43 डेज, हाउ लॉन्ग विल 7 men and 5 women टेक टू रीप इट। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, इफ 3 men और का मतलब OR दिया हुआ बीच में, और 4 वुमेन यानी कि 3 आदमी या 4 औरतें किसी खेत में किसी काम को 43 डेज में पूरा कर सकती है। 3 आदमी या 4 औरतें किसी काम को 43 डेज में पूरा कर सकती है। अब उसी काम को 7 आदमी और 5 औरतें एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। कंफ्यूजन कहां होती है, गलती कहां होती है और में, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है 3 men और 4 women। अब 3 आदमी या फिर 4 औरतें किसी काम को 43 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 3 आदमी हैं तो वो भी 40 मतलब इतने दिनों में काम पूरा कर सकती हैं, और 4 औरतें भी 43 डेज में काम पूरा कर सकती हैं। यानी कि 3 आदमी 4 औरतों के बराबर काम करते हैं। अब मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 ट्रिक बताई थी, 3 मेथड बताई थी। अब तीनों मेथड अगर आपको मालूम नहीं है तो वीडियो जाकर प्लीज वॉच कर लीजिए। मैं अभी एक मेथड से आपको सॉल्व करके बताने जा रहा हूं। उन तीनों मेथड में से एक मेथड थी कि मैंने कहा या तो औरत को आदमी में कन्वर्ट कर दो या फिर आदमी को औरत में कन्वर्ट कर दो, यानी कि औरतों की संख्या को आदमी की संख्या में कन्वर्ट कर दो या फिर आदमी की संख्या को औरतों की संख्या में कन्वर्ट कर दो। आपका आंसर आप वहां पर निकाल सकते हैं। या फिर मैंने क्या बताया था कि अब आपको यहां पर क्या करना है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर का नाम था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला। उसमें क्या था कि हमें एक सारणी बनानी पड़ती थी, तो हमने एक सारणी बना दी। चलिए अब यहां पर हमने लिख दिया मैन और यहां पर हमने लिख दिया डेज। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि 3 आदमी किसी काम को 43 डेज में कर रहे हैं। अब हमें देखिए क्वेश्चन में फिर पूछा गया है 7 आदमी और 5 औरतें। क्या दिया हुआ है, 7 men एंड 5 women। ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं काम, ये पूछा गया है। तो देखिए अगर 3 आदमी किसी काम को 43 डेज में कर सकते हैं तो 7 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं, तो मैं यहां पर x मान लेता हूं। अब देखिए यहां पर एक यूज होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब जब दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं या फिर एक साथ घट रही हैं तो फिर हम डायरेक्ट का यूज करते हैं। अगर एक चीज घट रही है दूसरी चीज बढ़ रही है या फिर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है तो हम इनडायरेक्ट का यूज करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है देखिए, हमें थोड़ा सा सोचना है कि पहले आदमी 3 थे, अब आदमी 7 हो गए, मतलब आदमियों की संख्या बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन आप खुद जानते हो जब आदमी बढ़ेंगे तो वो काम को जल्दी पूरा करेंगे। क्या करेंगे, जल्दी पूरा करेंगे। मतलब कि अगर वो पहले इतना समय ले रहे थे अब थोड़ा सा कम समय लेंगे, मतलब कि ये कम, जो ये x की वैल्यू आएगी, x जो होगा ये लेस देन 43 डेज होगा। क्या होगा, लेस देन 43 डेज होगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि जब आदमी बढ़ गए हैं तो काम भी फास्ट होगा। इसीलिए एक चीज घट रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है, मतलब कि हमें इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का यूज करना है। अब इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कैसे यूज करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है इनडायरेक्ट। अगर इसकी जगह ये यूज होता तो इसको इससे करते और इसको इससे करते, वो मैं आपको बताऊंगा अगर कभी क्वेश्चन आया तो यहां पर इससे करते हैं 43 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब यहां पर आता है 43 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 7 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई कि भाई 7 आदमी 43 इंटू, यहां पर डेज लिखना भूल गया मैं, कि भाई 7 आदमी
43 इंटू 3/7 डेज में काम पूरा कर देंगे। ये 7 आदमी कर देंगे। अब इसी प्रकार से हमें औरतों के बारे में फाइंड आउट करना है कि भाई जो 4 औरतें थी वो 43 डेज में करती थी। तो यहां पर मैं वैसे के वैसे करता हूं, देखिएगा। अगर 4 औरतें, यहां पर मैं लिखता हूं वुमेन और यहां पर लिखता हूं मैं डेज। 4 औरतें 43 डेज में, तो 5 औरतें कितने दिन में काम पूरा करेगी, मैं वही मान लेता हूं। वो की वो कंडीशन। अब यहां पर एक औरत बढ़ गई है, तो अगर औरत बढ़ी है तो काम फास्ट होगा, मतलब कि y की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 43 डेज होगी, मतलब कि कम होगी। एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, मतलब कि इनवर्स प्रपोर्शन। इसको इससे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 43 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 43/5, यानी कि ये डेज हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। यानी कि 5 औरतें इतने दिन में काम पूरा कर सकती हैं। यहां तक हमें मिल गया। अब ये दोनों मिलकर, यानी कि x और y दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अब जब कभी भी दोनों को साथ मिलाकर काम करना है तो कभी जोड़ मत देना। बच्चे क्या करते हैं कि इनको इसको और इसको सीधा सीधा जोड़ दिया, सर हमारा आंसर आ गया। नहीं आएगा। डेज या वक्त हो, वक्त को सीधा सीधा कभी नहीं जोड़ा जाता। वक्त को जोड़ने के लिए एक ट्रिक होती है, जैसे कि अगर हमें x और y को जोड़ना है तो हमें यहां पर करना पड़ेगा 1/x प्लस y। यानी कि अगर हमें x और y को दोनों को जोड़ना है तो हमें 1/x प्लस 1/y करना पड़ेगा। मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x। अब यहां पर जो x की वैल्यू है क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास ये, तो हमें यहां पर लिखना है